अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। आफताब उठो। मैं अचानक हड़बड़ा कर उठ बैठा। मुझे ऐसा लगा था जैसे किसी ने मुझे छूते हुए उठाने के लिए आवाज़ दी हो। आवाज़ किसी लड़की की थी। मैं आंखें फाड़े इधर उधर देखने लगा, मगर मेरे कमरे में कोई भी मौजूद ना था। मैं शशोपंज में पड़ गया और सोचने लगा कि मेरे कमरे में कोई मौजूद नहीं है तो फिर किसने आवाज़ देते हुए उठाने की कोशिश की है। मेरे कमरे का दरवाज़ा भी बंद था, जिसकी चौड़ाई 2 फुट और लंबाई 1.5 फुट थी। उसे गत्ते से बंद किया गया था ताकि सर्द हवाएं अंदर ना आ सकें। अचानक मैं चौंक पड़ा। मेरे चौंकने की वजह वो रोशनदान का गत्ता था जो नीचे की जानिब एक दायरे की शक्ल में फटा हुआ था। मुझे याद था कि रात सोने से कबल मैंने एक नज़र सरसरी तौर पर उस रोशनदान पर डाली थी, तो उस वक्त गत्ता फटा हुआ न था। अब इस फटे हुए सुराख से सुबह का उजाला नजर आ रहा था। कमरे में हल्के पावर का नाइट बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी कमरे में फैली हुई थी। मैं चंद लम्हे बिस्तर पर बैठा उस निस्वानी आवाज़ के बारे में सोचता रहा, लेकिन मैं किसी भी नतीजे पर न पहुंच सका। मैंने मेज पर रखी घड़ी उठाकर वक्त देखा तो उस वक्त तो सुबह के 7 बज रहे थे। मैंने घड़ी वापस मेज पर रख दी और बिस्तर पर लेट गया। जाड़े का मौसम था और मेरा दिल बिस्तर से बाहर निकलने को कतन न चाह रहा था। मेरा दिमाग मुसलसल उस निस्वानी आवाज़ के बारे में ही सोच रहा था। शायद मैंने कोई ख्वाब देखा था, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि वो गत्ता कैसे फट गया था। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद था कि जब मैं रात को सोने के लिए बिस्तर पर लेटा था तो गैर इरादी तौर पर मेरी नज़र रोशनदान वाले गत्ते पर पड़ी थी, और उस वक्त गत्ता बिल्कुल सही हालत में था और अब थोड़ा सा फटा हुआ था। मैंने इस ख्याल को जहन से झटका और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। चंद लम्हों के बाद ही मैं दोबारा नींद की वादी में खो गया। मेरा नाम आफताब है और मैं महकमा जंगलात में एक फॉरेस्ट इंस्पेक्टर हूँ। उन दिनों मेरी ड्यूटी शामकोट के जंगल में लगी हुई थी। मुझे शामकोट में आए 1 हफ्ता होने वाला था। शामकोट का जंगल दिल्ली से 140 किलोमीटर के फासले पर वाक़ था। हिंदुस्तानी सरकार को इत्तला मिली थी कि शामकोट के जंगल से सरकारी लकड़ी चोरी हो रही है, और यह सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी था। मुझसे पहले जो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर शामकोट के जंगल में तैनात था, उसके बारे में इत्तला मिली थी कि वो लकड़ी चोर माफिया से मिला हुआ है और हर हफ्ते लाखों रुपए की लकड़ी चोरी कर ली जाती है। मेरी ड्यूटी इसलिए लगी थी कि मैं उस लकड़ी चोर माफिया का सुराग लगाकर उसे कानून के हवाले कर सकूं। जब से मेरी ड्यूटी लगी थी अभी तक जंगल से लकड़ी चोरी ना हुई थी। मैंने अपने मातहतों की ड्यूटी मुख्तलिफ जगहों पर लगा दी थी ताकि लकड़ी चोर माफिया को पकड़ा जा सके। मुझे रहने के लिए जो क्वार्टर दिया गया था उसके साथ ही मेरा ऑफिस भी था। मेरे मातहतों के क्वार्टर भी मेरे क्वार्टर के साथ बने हुए थे। मेरा ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से था। वालिद साहब फौत हो चुके थे। 2 बहनें थी जो मुझसे छोटी थी। एक का नाम कतरीना था, वो 2nd ईयर की तालिबा थी। दूसरी का नाम फरजीना था और वो मैट्रिक में पढ़ती थी। मेरी नौकरी दिल्ली में थी। मैं नौकरी के सिलसिले में दिल्ली में ही मुकीम था। मेरे मामू मेरी वालिदा और बहनों के साथ रहते थे और उनकी देखभाल कर रहे थे। मैं उन्हें हर माह बाकायदगी से खर्चा भिजवा रहा था। मुझे अभी लेटे 10 मिनट ही हुए थे कि अचानक एक बार फिर मेरी आंख खुल गई। मेरे कमरे का दरवाज़ा बार बार बज रहा था। ऐसे लगता था जैसे किसी को अंदर आने में जल्दी हो। इस वक्त सुबह सुबह कौन हो सकता है? मेरे मातहतों के अलावा और कोई भी नहीं हो सकता था। मैंने सोचा। फिर मैं बिस्तर से निकला और दरवाजे की जानिब बढ़ा। मैंने दरवाज़ा खोला तो अगले ही लम्हे में चौंक पड़ा। बाहर मेरा कोई मातहत नहीं बल्कि एक खूबसूरत लड़की मौजूद थी, जिसने सुर्ख रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। सख्त सर्दी के बावजूद उसका बुशरा अर्कालूद था। मैं उसके सरापे का जायजा लेने लगा। उस लड़की की उम्र 24 साल से किसी तरह भी कम न थी। वो सर्दी से थर थर कांप भी रही थी। कौन हो तुम? मैंने उससे पूछा। मुझे बचा लें, वो मुझे अगवा कर लेंगे, उस लड़की ने सरसराती लहजे में कहा। कौन लोग तुम्हें अगवा करना चाहते हैं? मैं चौंक पड़ा। कहाँ हैं वो? मेरे पीछे आ रहे हैं, लड़की ने कहा। फिर उसने एक तरफ इशारा किया। उस तरफ। तुम अंदर चलो, मैं उन्हें देखता हूँ, मैंने कहा। उस लड़की ने इस्बात में सर हिलाया और अंदर चली गई, जबकि मैं उसके बताए हुए रास्ते की तरफ देखने लगा। उस लड़की ने मेरी हिदायत के मुताबिक दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। कुर्बो जवार में गहरी धुंध छाई हुई थी। करीब से भी कोई आदमी वाजे ना दिखाई देता था। मैं फूंक फूंक कर कदम उठा रहा था। इस तरह चलते चलते मैं काफ़ी दूर आ गया था। मुझे अगवाकार नजर न आए थे।
शायद लड़की के ना मिलने पर वो वापस चले गए होंगे। इसी ख्याल के तहत मैं वापस मुड़ा और अपने क्वार्टर में आ गया। मैंने दरवाज़ा बजाया। चंद लम्हों के बाद उसी लड़की ने दरवाज़ा खोला। अब उसकी हालत बेहतर थी और उसने खुद पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया था। मैंने अंदर दाखिल होते हुए कहा, क़ुर्ब जवार में तो कोई भी नहीं है, फिर भाग गए होंगे। क्या तुम उनको जानती हो? मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, मैं नहीं जानती। वो कौन लोग थे? उसने नफ़ी में सर हिलाया। मैं तो नहर पर पानी भरने जा रही थी कि वो बदमाश झाड़ियों में से निकलकर मेरे पीछे लग गए थे और फिर थोड़ी दूर जाकर मुझे पकड़ने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से मैं घड़ा फेंक कर भाग खड़ी हुई और इस तरफ आ निकली। मैं गौर से उस लड़की को देख रहा था। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसकी शख्सियत का एक सहर सा मुझ पर होता जा रहा था। उसके बुशरे पर सबसे सहर अंगेज और बेहद खूबसूरत चीज़ उसकी आंखें थी, जो किसी झील से गहरी गहरी काली आंखें, जिनमें एक ऐसा नशा था जो देखने वालों को मदहोश कर देने के लिए काफ़ी था। मैंने अपनी ज़िंदगी में शायद ही उस जैसी कोई हसीन औरत देखी होगी। ताहम मैंने खुद पर काबू पाते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ाऊं, कहीं वो गुंडे किसी जगह छुपे हुए ना हो। नहीं, मैं चली जाऊंगी, वो मुस्कुराते हुए बोली। मगर मुझे कुछ नहीं होगा, वो दोबारा मुस्कुराकर बोली। उसकी मुस्कुराहट बहुत पुरस्कार लग रही थी, जिसने मुझे मखमसे में डाल दिया था। गुंडों से डरकर वो छुपने के लिए मेरे क्वार्टर पर आई थी और अब कह रही थी कि वो अकेली चली जाएगी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो लड़की चंद लम्हे मुस्कुराकर मुझे देखती रही, फिर क्वार्टर से बाहर निकली और एक तरफ चल दी। मैं चंद लम्हे उसे देखता रहा। जब वो धुंध में गायब हो गई तब मैं अपने कमरे में आ गया। मेरा दिमाग उलझन का शिकार था। मैंने उस लड़की को दिमाग से झटका और मैंने दीवार के साथ लगी घंटी का बटन दबाया तो चंद लम्हों के बाद एक उधेड़ उम्र आदमी अंदर आया, जिसने खुद को सर्दी से बचाने के लिए मोटी चादर ओढ़ी हुई थी। बाबूराम, अगर मेरे कपड़े प्रेस हो चुके हैं तो ले आओ। जी सरकार, अभी लाया, बाबूराम ने कहा और वापस चला गया। जबकि मैं मुंह हाथ धोने के बाद अपने लिए नाश्ता तैयार करने लगा। नाश्ते का सामान मेरे पास वाफिर मिकदार में मौजूद था। मैंने अपना नाश्ता किया और खाना मैं खुद तैयार करता था। इस दौरान बाबूराम मेरे कपड़े दे गया था। नाश्ता तैयार करने के बाद मैं नाश्ता और कपड़े पहनकर बाहर आ गया। मेरे ऑफिस की सफाई बाबूराम ने कर दी थी। बाबूराम उसी गांव में शामकोट का रिहायशी था। उसकी उम्र 55 साल के लगभग थी। वो हमारे महकमे का पुराना मुलाजिम था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। उसकी बीवी फौत हो चुकी थी। धुंध में आहिस्ता आहिस्ता बदतरीज कमी होती जा रही थी। मैं अपने ऑफिस में आकर बैठ गया और अखबार उठाकर सरसरी नजर मारने लगा। मेरे ऑफिस में अखबार बाकायदगी से आता था। बज़ाहिर तो मैं अखबार पढ़ रहा था, मगर मेरा दिमाग अभी तक उसी लड़की के शहर में जकड़ा हुआ था। वो लड़की मेरे हवास पर इस तरह छा गई थी कि मैं जितनी बार उसे झटकने की कोशिश करता वो उतना ही सवार हो जाती। इसलिए मैंने अखबार को मेज पर रखा और उस लड़की के बारे में सोचने लगा। उस लड़की ने अपना नाम तक न बताया था और ना ही ये बताया था कि वो किसकी बेटी है। मैंने भी उससे न पूछा था। वो हवा के झोंके की तरह आई थी और उसी तरह चली गई थी। यकायक मैं चौंक पड़ा। सरसराहट की एक तेज लहर मेरे वजूद में दौड़ गई। अगले ही लम्हे मैं बलाखेजी से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मेरी आंखें फटने लगी थी। मेरे सामने रखी कुर्सी पर एक सांप फन फैलाए बैठा हुआ था। उसकी रंगत सुनहरी थी। दरमियान में कहीं कहीं सफेद रंग के धब्बे थे। उसे देखकर मुझे वहशत हो रही थी और मेरी रगों में खून मुंजमद होने लग गया था। मैं जानता था कि जंगलों और देहाती इलाकों में ऐसे खौफनाक और जहरीले सांपों की बहुतायत होती है। मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसे सांप को बहुत करीब से देखा था। वो सांप बदस्तूर कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसकी नजरें मेरी ही तरफ थी। खौफ के मारे मेरी पेशानी अर्कालूद हो गई। मैं उल्टे कदमों दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मैं कोई ऐसी चीज उठाना चाहता था कि अगर सांप मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो मैं अपना दिफा कर सकूं। कमरे के दरवाजे के साथ ही एक 3 फुट लंबा डंडा पड़ा हुआ था, जिससे मैं उस सांप का खात्मा कर सकता था। सांप बदस्तूर मेरी ही जानिब देख रहा था। अब मुझे यह भी मालूम न था कि वो सांप नर था या मादा। दरवाजे के करीब पहुंचकर मैंने दरवाजा खोलते हुए डंडा उठाया और सांप की जानिब पलटा। अगले ही लम्हे मेरे पैरों तले से जमीन खिसकती हुई महसूस हुई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। कुर्सी पर बैठा हुआ सांप गायब हो चुका था। ये कहाँ चला गया? मैं सर्द लहजे में बुड़बुड़ाया। अगले ही लम्हे मैं उस सांप को तलाश करने लगा। वो बहुत ही खतरनाक सांप मालूम होता था। शायद वो मेरी मेज के नीचे छुप गया था। मेरा ख्याल था कि वो सांप समझ चुका था कि मैं डंडा किस मकसद के तहत उठा रहा था। उसे अपनी मौत नजर आ गई थी, जिसकी बिना पर वो मेज के नीचे छुप गया था। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ मेज की तरफ बढ़ने लगा। मेज के करीब पहुंचते ही मैं जमीन पर बैठ गया और झुककर मेज के नीचे देखने लगा, मगर वो सांप मेज के नीचे भी न था।
मेरे वजूद में सनसनाहट दौड़ गई। वो सांप पलक झपकने से पहले ही गायब हो चुका था। मुझे शदीद हैरत हो रही थी कि इतनी जल्दी वो सांप कहाँ गायब हो सकता था। मैं खड़ा हो गया। उसी लम्हे बाबूराम मेरे कमरे में दाखिल हुआ। साहब, क्या तलाश कर रहे हो? उसने पूछा। बाबूराम, मेरे कमरे में खतरनाक सांप आ गया है, मैंने उससे कहा। सांप? बाबूराम भी घबरा गया। उसका चेहरा सांप का नाम सुनकर जर्द पड़ गया था। सांप चीज ही ऐसी है कि बहादुर से बहादुर आदमी भी दहल जाता है। अभी चंद लम्हे पहले वो यहीं था, मैंने कहा। पता नहीं कहाँ छुप गया। बाबूराम भी मेरे साथ मिलकर उस सांप को तलाश करने लगा। हम दोनों ने पूरा कमरा छान मारा था, मगर वो सांप किसी गधे के सर से सींग की मानिंद गायब हो चुका था। हमने सारा सामान, कुर्सियां, मेज इधर उधर कर दिए थे, लेकिन इसके बावजूद हम सांप को तलाश न कर सके। फिर यकायक बाबूराम चला गया। साहब, वो रहा सांप। मैंने पलट कर देखा तो वही सांप जिसे हम तलाश कर रहे थे दरवाजे के पास मौजूद था। उसका आधा वजूद अंदर और आधा वजूद बाहर था। गोया वो भाग रहा था। मैं उसे मारने के लिए लपका। इस दौरान वो सांप दरवाज़ा पार करके बाहर की तरफ जा चुका था। तेजी से उसके पीछे जाने से मेरा पांव एक तरफ रखी कुर्सी से टकरा गया और मैं एकदम पहलू के बल गिरा। बाबूराम सिरत से मेरी जानिब बढ़ा। ओहो साहब, आपको कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ, मैंने कहा और उठकर फिर तेजी के साथ बाहर आया। बाहर सांप का नामो निशान तक न था। डंडा अभी तक मेरे हाथ में मौजूद था। मैंने उसे कुर्बो जवार में तलाश किया, मगर वो ना मिला। अब मुझे मालूम भी ना था कि वो कहाँ छुप गया है। मैं ऑफिस में आ गया। बाबूराम सामान तरतीब से रख रहा था। मैं भी उसके साथ शामिल हो गया। थोड़ी देर के बाद कुर्सियां और मेज वैसे ही रख दी गई जैसे कुछ देर पहले पड़ी हुई थी। मैंने बाबूराम को जाने का इशारा किया और खुद कुर्सी पर बैठ गया। उस खौफनाक सांप की धाक अभी तक मेरे दिल में बैठी हुई थी। उस सांप की वजह से उस हसीन लड़की का ख्याल भी दिल से रफू हो गया था। मैं थोड़ी देर तक कुर्सी पर बैठा रहा। फिर मैंने ऑफिस बाबूराम के हवाले किया और राउंड के लिए निकल खड़ा हुआ। मैं रोज ही शामकोट जंगल का राउंड लगाता था ताकि जंगल का जायजा ले सकूं। शामकोट जंगल 15 एकड़ पर फैला हुआ था। इस जंगल के साथ ही शामकोट बस्ती भी थी जो 10,000 नफूस पर मुश्तमिल थी। इस बस्ती में अक्सरियत हिंदुओं की थी। मैं इस बस्ती में सिर्फ एक ही बार गया था। बस्ती के लोगों ने मेरा पुरतपाक इस्तकबाल किया था। राउंड लगाते हुए मैं उस बस्ती की तरफ चला गया था। मेरे दिल में अचानक ही उस लड़की का ख्याल आ गया था। शायद वो मुझे बस्ती में मिल जाए। मैं देखना चाहता था कि वो किसकी बेटी है और कहाँ रहती है। बस्ती में मुतादिद लोगों से मिला। इस दौरान मेरी मुतलाशी नजरें इधर उधर घूम रही थी। बस्ती की मुतादिद लड़कियां तितलियों की तरह इधर उधर आ जा रही थी, मगर उनमें मुझे वो लड़की नजर न आ रही थी। नमस्ते साहब। उसी लम्हे एक नौजवान आदमी मेरे करीब आया। मैंने सिर्फ सर हिला दिया। वो प्रदीप था। इस बस्ती में साइकिल रिक्शा चलाता था। मैं जब हैदराबाद दक्कन से शामकोट अड्डे पर आया था तो प्रदीप ही मुझे साइकिल रिक्शा पर बिठाकर लाया था। क्या हाल है तुम्हारा प्रदीप? ठीक हूँ साहब, प्रदीप ने खुशदिली से जवाब दिया। आइए साहब, आपको चाय पिलवाऊं? अरे नहीं, मुझे तलब नहीं है। मैंने फिर इधर उधर देखा। साहब, मेरा ख्याल है आप किसी को ढूंढ रहे हैं। हाँ, मैं चौंका। उसकी बात दुरुस्त थी, ताहम मैं नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं साहब। वो मेरे करीब आकर बोला, अगर मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपका हर काम करूँगा। उसका लहजा बड़ा मायने खेज था। मैं उसकी सारी बात समझ चुका था, मगर इस टाइप का आदमी ना था। मैंने सर हिलाते हुए कहा, अच्छा ज़रूर बताऊँगा। फिर मैं आगे बढ़ गया, जबकि प्रदीप चंद मिनट वहीं खड़ा मुझे देखता रहा। फिर वो एक चाय वाले होटल में घुस गया जहाँ मुतादिद लोग मौजूद थे। पता नहीं उस लड़की में ऐसी क्या कशिश थी कि मैं ना चाहते हुए भी खुद ब खुद उसकी जानिब खींचता चला जा रहा था। मुझे वो लड़की कहीं भी दिखाई नहीं दी। हैरत की बात थी कि उसे ज़मीन खा गई थी या आसमान निगल गया था। मैं काफ़ी देर तक इस बस्ती में मौजूद रहा था। फिर मैं बेनीलो मराम वापस अपने क्वार्टर की तरफ चल दिया। उस वक्त दोपहर के 2 बज रहे थे। मुझे भूख लग रही थी। मैं अभी बस्ती में ही मौजूद था कि अचानक मैं ठिठक कर रुक गया। मुझे वही लड़की नजर आ गई थी जो एक तरफ जा रही थी। उसे देखते ही मेरे दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई थी। उसने शायद मुझे ना देखा था, वो अपनी ही धुन में जा रही थी। मैं भला खेजी से उसकी तरफ लपका। बस्ती में छोटी छोटी गलियां बनी हुई थी जिनमें कुछ मकानात बने हुए थे। वो लड़की उस गली में गई थी। गली में आते ही मैंने देखा कि वो लड़की अपनी ही धुन में चलती हुई जा रही थी। उस गली में चंद कच्चे मकानात थे। उससे आगे एक खाली मैदान था। उस मैदान के दूसरी तरफ वीरान खंडरात का सिलसिला शुरू हो रहा था। वो लड़की अब मैदान में दाखिल हो चुकी थी। सुनो,
मैंने उस लड़की को आवाज़ दी, मगर उसने मेरी बात का जवाब तो दरकिनार, उसने एक बार भी पीछे मुड़कर ना देखा। मैंने उसे 2-3 बार आवाज़ें दी, लेकिन जवाब न दारिद। मैं भी तेज तेज कदमों से उसके पीछे चलने लगा। उस लड़की का रुख वीरान खंडरात की जानिब था। मैं सोच रहा था कि वो लड़की उन खंडरात में क्या करने जा रही है। वो पुरस्कार लड़की मेरे लिए मौमा बनती जा रही थी। मेरी बात सुनो, मैंने फिर उसे आवाज़ दी। मेरा ख्याल था कि वो फासला दूर होने की वजह से मेरी आवाज़ ना सुन पाई होगी। अब की बार भी उसने कोई जवाब ना दिया। मैं झुंझला गया। मेरे कदमों में मजीद तेज़ी आ गई थी। अजीब लड़की थी। वो ना मेरी आवाज़ सुन रही थी और ना ही उसने एक बार भी पीछे मुड़कर देखा था। अब वो खंडरात में दाखिल हो गई थी। मैं उस सिमत दौड़ा। अगले ही लम्हे जब मैं एक वीरान खंडर में दाखिल हुआ तो मुझे हैरत का एक शदीद झटका लगा। मेरी आंखें हैरत से फैल गई। उस खंडर में वो लड़की मौजूद न थी। उस खंडर में से दूसरी तरफ निकलने का कोई रास्ता भी न था कि मैं समझता कि वो आगे निकल गई होगी। मैं खंडर से बाहर निकलकर कुर्बो जवार में देखने लगा कि शायद मेरा वहमा हो, वो लड़की किसी दूसरी तरफ निकल गई हो, मगर मुझे वो पुरस्कार लड़की कहीं भी दिखाई न दी। मैं वापस उसी खंडर में दाखिल हुआ। खंडर वैसे ही वीरान पड़ा हुआ था। अब की बार तो मुझे उस वीरान खंडर से सख्त वहशत होने लगी थी। मैं वापस पलटा और जाते हुए गैर इरादी तौर पर दोबारा पीछे देखा तो मैं ठिठक कर रुक गया। मेरे चौंकने की वजह वो सांप था जो उस खंडर की दीवार पर चढ़ता हुआ दूसरी तरफ जा रहा था। यह वही सांप था जो आज मेरे ऑफिस में मेरी सामने वाली कुर्सी पर बैठा था, जिसे मैं मारना चाहता था मगर वो बच निकलने में कामयाब हो चुका था। वो सांप खंडर की दीवार पार करके दूसरी तरफ चला गया था। एक सर्दी सी लहर मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में उतरते हुए महसूस हुई। मेरे दिमाग में आया कि वो लड़की शायद सांपन हो। अभी थोड़ी देर कबल ही वही लड़की इस खंडर में आई थी। उस वक्त मुझे खंडर में कोई सांप दिखाई ना दिया था। अब वही सांप मुझे नजर आ गया था। मुख्तलिफ ख्यालात मेरे दिमाग में जन्म लेने लगे। हो सकता है मेरा वहम दुरुस्त हो, वो लड़की इंसान की बजाय सांपन हो और इंसानी शक्ल इख्तियार कर सकती हो। मेरा दिमाग इस बात को मानने को कतन तैयार न था कि कोई सांपन या सांप इंसानी शक्ल इख्तियार कर सकता हो। ऐसा मैंने मुताद्दिद फिल्मों में तो देखा था, मगर हकीकत में ऐसा मुमकिन न था। मेरा दिल कतन इस बात को मानने को तैयार ना हो रहा था। मैं चंद लम्हे उस खंडर में खड़ा रहा। फिर मैं बलाखेजी से उस खंडर से बाहर निकला और अपने क्वार्टर की तरफ बढ़ने लगा। मैं एक लम्हे के लिए भी वहां रुकना ना चाहता था। वक्त तो बहुत ज़्यादा गुजर चुका था। मैं जब अपने क्वार्टर पहुंचा तो उस वक्त शाम होने वाली थी। सूरज गुरूब हो रहा था। मेरा दिमाग उलझा हुआ था और मेरी सोच का दायरा मुसलसल उसी लड़की और सांप की तरफ जा रहा था। मैंने इस ख्याल को झटका, फिर अपने लिए खाना तैयार करने लगा। बाबूराम अपने घर जा चुका था। मैंने खाना बनाया और खाने लगा। बहुत ज़ोर की भूख लगी हुई थी। खाना खाने के बाद मैंने चाय बनाई और पीने लगा। मैंने बाबूराम से सांपों के बारे में मालूमात लेने का फैसला कर लिया था। बाबूराम चूंकि देहात का रहने वाला था, वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में बता सकता था। मेरे मातहत भी अपने क्वार्टर में वापस आ चुके थे। रात की ड्यूटी के लिए चंद आदमी मुकर्रर थे जो पूरे जंगल का चक्कर लगाते थे। वो रात को 4 अदद चक्कर लगाते थे, दिन को फिर वो सोए रहते थे। मैंने बैग से एक रिसाला निकाला और बिस्तर पर नीम दराज होकर वर्क गर्दानी करने लगा। वो एक फिल्मी रिसाला था जो मैंने हैदराबाद दक्कन से शाम को आते हुए स्टेशन से ख़रीदा था। मुझे फिल्में वगैरह देखने का कोई शौक़ ना था। सिर्फ वक्त गुजारी के लिए मैंने वो रिसाला ख़रीदा था, क्योंकि सुबह का अखबार तो मैं उसी वक्त ही पढ़ लेता था। बोरियत ख़त्म करने के लिए मुताला एक बेहतरीन शुगल था। शाम के बाद तो मैं बिल्कुल फारिग होता था, इसीलिए बोरियत ख़त्म करने के लिए मैं फिल्मी रिसाला पढ़ लेता था। उस वक्त रात का ना जाने कौन सा पहर था। मैं गहरी नींद में था कि किसी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बजाया कि तीसरी दस्तक पर ही मेरी आंख खुल गई। मैं हल्की रोशनी में छत को घूरता रहा, फिर बलाखेजी से उठ बैठा। इस वक्त कौन हो सकता था? मैंने कंबल एक तरफ किया और चारपाई से उतरकर दरवाजे की तरफ गया। कौन? मैंने मोहतात अंदाज में पूछा। मेरा ख्याल था कि शायद वो पुरस्कार लड़की आई होगी, मगर बाहर मेरा मातहत सुरेश मौजूद था। वो कुछ बौखलाया हुआ था। उसने शोरीदगी से कहा, साहब मैं हूँ सुरेश। अच्छा, मैंने कहा और दरवाज़ा खोल दिया। सुरेश के चेहरे पर घबराहट वाज़े थी। उसका सांस फूला हुआ था। उसे मैं इस हालत में देखकर हैरत ज़दा रह गया। क्या बात है सुरेश, खैरियत तो है? साहब, जंगल में लकड़ी चोर माफी आ गया है। सुरेश अपना बेतरतीब सांस दुरुस्त करते हुए बोला। क्या? मैं चौंक पड़ा। ओहो, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर मैंने जल्दी से अपना रिवॉल्वर निकालकर जेब में डाला और ताकतवर टार्च लेकर सुरेश के साथ चल पड़ा। मैंने अपने मातहतों से कहा हुआ था
कि जैसे ही जंगल में लकड़ी चोर माफिया आए तो मुझे फौरन इत्तला कर दें। चारों तरफ में घुप अंधेरा फैला हुआ था, हाथ को हाथ सुझाई ना दे रहा था। हम दोनों टार्च की रोशनी में आगे बढ़ रहे थे। सर्दी पूरे जोरों पर थी। जंगल में गहरा सकूत तारी था। कहीं कहीं से झींगों के बोलने की आवाज़ें भी आ रही थी। इस जंगल में दरिंदे ना थे कि जिनसे हमें कोई खतरा होता। सर्दी की वजह से ज़मीन में उगी घास भी गीली हो रही थी। जंगल में काफ़ी दूर आने के बाद मैंने सुरेश से पूछा, सुरेश अब किस तरफ जाना है? उस तरफ साहब। सुरेश मेरी रहनुमाई करने लगा। मैं उसके बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। जल्दी हम उस जगह पहुंच गए जहां मेरे मातहत जगदीप, अर्जुन और प्रसाद ने एक नौजवान को काबू किया हुआ था। उसे रस्सियों से बांधकर एक तरफ बिठाया हुआ था। साहब, इसके बाकी साथी तो फरार हो गए हैं, सिर्फ यही हत्या आ सका है, जगदीप बताने लगा। मैंने इस बात में सर हिलाया। ठीक है, इसे तुम साथ ले चलो। जी साहब, जगदीप ने कहा। तुम बाकी सब अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाओ। मैंने बाकी लोगों को हिदायत दी। इसके दीगर साथी इसको छुड़ाने के लिए यकीनन आएंगे। जी साहब, अर्जुन ने कहा। फिर जगदीप ने उस नौजवान को खड़ा किया और फिर मेरे साथ क्वार्टरों की तरफ बढ़ गए। मैंने उस नौजवान को देखा। वो शक्ल सूरत से ही खतरनाक लग रहा था। उसके चेहरे पर कीना कूट कूट कर भरा हुआ था। वो बार बार मुझे खूनख्वार नज़रों से देख रहा था। मेरी हिदायत के मुताबिक जगदीप उसे खाली क्वार्टर में ले गया। वो क्वार्टर महकमा जंगलात ने अभी तक किसी को अलॉट न किया था। एक कमरे में आते ही मेरे कहने पर जगदीप ने उसकी रस्सियां खोल दी। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने उस आदमी की आंखों में देखते हुए पूछा। गोविंद। तुम्हारे साथी कहाँ रहते हैं? मैं नहीं जानता कि मेरे साथी कहाँ होंगे। देखो, पहली बात तो यह है कि मुझे झूठ कतई पसंद नहीं है, मैंने नासेहाना लहजे में कहा। अगर तुम सीधी तरह नहीं बताओगे तो मुझे तुम पर तशद्दुद करना पड़ेगा। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सच सच बता दो कि तुम्हारे साथी कहाँ मौजूद होंगे। मैंने देखा कि अब की बार उस आदमी गोविंद के चेहरे पर खौफ के तासुरात नुमाया हो गए थे। वो समझ गया था कि अगर उसने सच न बताया तो उसे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जा सकता है। फिर वो फरफर अपने साथियों के बारे में बताने लगा। मैंने जगदीप को कहा कि वे शामकोट के थाने में जाए और इंस्पेक्टर रोशन जसवाल को बताए। इंस्पेक्टर रोशन जसवाल शामकोट थाने में इंचार्ज था और उससे मेरी अच्छी खासी मुलाकात थी। इंस्पेक्टर रोशन जसवाल की उम्र 40 साल के लगभग थी। उसका जिस्म फरबही माइल था। 15 मिनट में इंस्पेक्टर रोशन जसवाल पहुंच गया। उसके साथ 2 पुलिस एहलकार भी थे। हाल अहवाल पूछने के बाद मैंने उसे सारी बात बता दी। इंस्पेक्टर रोशन जसवाल गोविंद को साथ ले गया और उसने बताया कि वो अभी गोविंद के दूसरे साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस नफरी को रवाना कर देगा। मैं अपने कमरे में आ गया। जगदीप वापस जा चुका था। बिस्तर पर लेटा मगर नींद न आ रही थी। मैं काफ़ी देर तक बिस्तर पर करवटें बदलता रहा मगर नींद लगता था जैसे आंखों से कोसों दूर थी। मुझे एक बार फिर उसी लड़की का ख्याल आ गया था जो वीरान खंडर में जाकर गायब हो गई थी। मैं मानता हूँ कि मैं हुस्न परस्त हूँ, खूबसूरती मेरी कमजोरी है। मैं उस लड़की के हुस्न से बहुत मुतासिर हुआ था मगर अभी तक इसी शशोपंज में मुब्तला था कि वो लड़की खंडरात में जाकर कहाँ गायब हो गई थी। हैरत की बात थी। आफताब। उसी लम्हे मुझे किसी ने आवाज़ दी। अगले ही लम्हे मैं बिस्तर पर उछलकर बैठ गया। मैं हैरत ज़दा नज़रों से इधर उधर देखने लगा। कमरे में मेरे सिवा कोई और ना था। फिर मेरे दिमाग में आया कि शायद बाहर कोई मौजूद हो। यह बिल्कुल उसी लड़की की आवाज़ थी जिसका ताकुब करते हुए मैं वीरान खंडर तक आ गया था। आफताब। एक बार फिर आवाज़ सुनाई दी। मैं बिस्तर से उतरकर कमरे से बाहर आ गया। बाहर तो घुप अंधेरा फैला हुआ था और उस गहरे अंधेरे में मुझे वो लड़की कहीं भी दिखाई ना दे रही थी। मैं मखमसे का शिकार हो रहा था कि वो लड़की कहाँ थी जो मुझे बार बार पुकार रही थी। मैंने कुर्ब जवार में देखा मगर मुझे वो लड़की कहीं भी नजर न आई। मैं झुंझला कर रह गया। मैं खुद को कोसने लगा कि शायद मेरा ये वहम था। इतनी रात गए और शदीद सर्दी में वो लड़की कैसे आ सकती थी। मैं वापस पलटा और अपने कमरे की तरफ चलने लगा। अचानक उसी वक्त छनछनाहट की आवाज़ फिजा में उभरी जिसने फिजा को मुर्ताइश कर दिया था। मेरे कमरे की तरफ बढ़ते हुए कदम एकदम रुक गए और मैं चौंक कर इधर उधर देखने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि छनछनाहट की आवाज़ कहाँ से आई है। छनछनाहट चूड़ियों की थी जिसके छनछनाने से फिजा में अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती थी और मैं बेखुद हो जाता था। पता नहीं क्या इसरार था। मैं अभी इधर उधर देख ही रहा था कि यकायक छनछनाहट की आवाज़ फिर उभरी और मैं एकदम चौंक कर उस सिमत देखने लगा जिस तरफ से आवाज़ आई थी। उस तरफ दरख्तों की बहुतात थी और घटाटोप अंधेरा फैला हुआ था। मैं तेज़ी से उन दरख्तों की तरफ बढ़ा। हालांकि मैंने सिर्फ अंदाज़ा लगाया था। मेरे पास जो टार्च थी वो मेरे कमरे में ही पड़ी हुई थी। लड़की के चक्कर में मैं टार्च नहीं उठा सका था। दरख्तों के करीब पहुंचकर मैं तायराना नज़रों से इधर उधर देखने लगा मगर वहां तो
कोई मौजूद न था। एन उसी लम्हे किसी लड़की के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। उसकी हंसी बड़ी मशहूर कुन थी। कौन हो तुम? कहाँ हो? मैं इधर उधर चक्कर खाने लगा। सामने क्यों नहीं आती हो? मेरी बात का जवाब देने की बजाय वो लड़की हंसने लगी। खुदा के लिए मेरे सामने आओ, मैं बोलने लगा। कहाँ हो तुम? मैं अभी तुम्हारे सामने नहीं आ सकती, वो लड़की मुतरन्नुम आवाज़ में बोली। क्यों? क्यों सामने नहीं आ सकती? खुदा के लिए मेरे सामने आओ। अभी वक्त नहीं आया आफ्ताब, लड़की ने कहा। जब वक्त आएगा तो मैं खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। मेरी झुंझुलाहट में इजाफा हो गया था। मैंने इस्तेफामिया लहजे में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहती हो? किसकी बेटी हो? मेरी इस बात पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। यह भी बता दूंगी मगर अभी नहीं, इसके लिए तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। सुनो सुनो। मैं उसे आवाज़ें देने लगा मगर वो मेरी इल्तिजा पर भी मेरे सामने ना आई और मुझे अंधेरे में भी कुछ दिखाई ना दे रहा था। छनछनाहट की आवाज़ें अब लम्हा ब लम्हा दूर होती जा रही थी। चंद लम्हों के बाद आवाज़ें आना थम गई थी और मैं बेनीलो मुराम वापस अपने क्वार्टर की जानिब चल पड़ा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो लड़की कहाँ मौजूद थी और मेरे सामने क्यों नहीं आ रही थी। हालांकि मैं उसे एक बार देख चुका था, फिर वो क्यों मेरे सामने नहीं आ रही थी। मेरे लिए ये मौमा परेशान कुन होता जा रहा था। अपने कमरे में आकर मैं धम से बिस्तर पर बैठ गया। अब सोना फजूल था क्योंकि नींद आंखों से गायब हो चुकी थी। मेरे दिलो दिमाग पर उस लड़की का सहर छाया हुआ था। मैं सुबह तक अपने कमरे में ही कुर्सी पर बैठा रहा था। उस वक्त सुबह के 8 बज रहे थे जब इंस्पेक्टर रोशन जसवाल मेरे पास पहुंच गया। उसके चेहरे पर फातेहाना मुस्कुराहट थी, जैसे उसने कोई तीर मार दिया हो। आते ही उसने कहा, आफ्ताब, मैंने गोविंद से सब कुछ उगलवा लिया है। मसलन क्या? यह कि उसने बता दिया है कि वो अपने साथियों के साथ मिलकर काफ़ी अरसे से जंगल से लकड़ियां चोरी कर रहा था और उसने तुमसे पहले वाले फॉरेस्ट इंस्पेक्टर से मिली भगत कर रखी थी। इंस्पेक्टर रोशन जसवाल बताने लगा, अब तक वो लाखों की लकड़ी चोरी करके बेच चुके हैं। मैंने उसके बाकी साथियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी हैं। जल्द ही बाकी मुल्जिमान भी गिरफ्तार हो जाएंगे। वेरी गुड, मैंने सर हिलाते हुए कहा। तुम बहुत तेज जा रहे हो। भगवान की कृपा है, इंस्पेक्टर रोशन जसवाल ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो कुरोफर भरे लहजे में दोबारा बोला, तुम जानते हो कि इंस्पेक्टर रोशन जसवाल के सामने बड़े से बड़ा गुंडा भी नहीं ठहर सकता। मैं तो पत्थर को भी बोलने पर मजबूर कर देता हूँ। इंस्पेक्टर रोशन जसवाल की ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी। बस्ती का बच्चा बच्चा उसे जानता था कि इंस्पेक्टर जसवाल के सामने पत्थर भी बोल पड़ते थे। इंस्पेक्टर रोशन जसवाल तबीयतन जालिम इंसान था। बस्ती का कोई भी फर्द उसके मुंह न लगता था। पता नहीं ये मेरे साथ क्यों फ्री हो गया था। आफ्ताब, यार चाय भी पिलाओगे या यूं ही खाली टरखाने का इरादा है? ओह सॉरी इंस्पेक्टर, मैंने माजरत खुआना लहजे में कहा। मैं अभी चाय बनाता हूँ। फिर मैंने अपने लिए और इंस्पेक्टर के लिए चाय बनाई और हम पीने लगे। चाय पीने के दौरान हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते रहे। इंस्पेक्टर मेरे पास आधा घंटा बैठा रहा। उसके जाने के बाद मैं कमरे से निकला और बाहर आकर इधर उधर देखने लगा। सूरज निकल चुका था और धूप फैली हुई थी जो बहुत भली लग रही थी। वैसे भी सर्दियों के मौसम में धूप सेंकना बहुत अच्छा लगता है। मैंने बाबूराम को बुलाकर एक कुर्सी बाहर रखवाई और उस पर बैठकर धूप सेंकने लगा। लड़की के कहे हुए अल्फाज बाज़गश्त बनकर मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। वो वक्त कब आएगा जब वो लड़की मुझे मिलेगी? उस लड़की की पुरस्रारियत में मजीद इजाफा होता जा रहा था। वक्त पर लगाए अपनी रफ्तार से बढ़ता जा रहा था। दिन पर दिन गुजरते जा रहे थे मगर वो पुरस्रार लड़की फिर मुझे कहीं दिखाई नहीं दी थी। मैं रोज़ ही जंगल का राउंड लगाकर आता था। तमाम मामलात सही चल रहे थे। इंस्पेक्टर रोशन जसवाल दोबारा मेरे पास आया था। उसने बताया था कि पुलिस टीम ने लकड़ी चोर माफिया के ठिकाने पर छापा मारा था मगर वो वहां से फरार होने में कामयाब हो गए थे। पुलिस उन्हें तलाश कर रही थी। उस दिन हफ्ता था, शाम होने वाली थी। मैं जंगल के राउंड पर निकला हुआ था। जंगल का राउंड लगाने के बाद मैं वापस मुड़ा और अपने क्वार्टर की तरफ बढ़ गया। जंगल में गहरा सकूत तारी था। मैं थोड़ी दूर गया था कि जंगल में हल्का हल्का अंधेरा फैलता जा रहा था। खुनकी में भी इजाफा होता जा रहा था। मेरी कोशिश थी कि मैं रात होने से पहले ही अपने क्वार्टर पर पहुंच जाऊं। टार्च में अपने साथ ही लाया था ताकि अगर अंधेरा ज्यादा गहरा हो जाए तो मैं उसको रोशन कर लूंगा। अचानक चलते चलते मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे चलता हुआ आ रहा हो। मैं रुक गया और मुड़कर पीछे देखने लगा। मेरे पीछे कोई भी ना था। मैंने इस ख्याल को झटका और आगे बढ़ गया। पीछे चलने की आवाज़ें सुनकर मैं दोबारा रुक गया। वही मंजर था। अगर मेरे पीछे कोई होता तो मुझे यकीनन नजर आ जाता। मैंने चंद कदम जाकर कुर्बो जवार में देखा, दरख्तों के पीछे देखा, फिर मैंने उसे अपना वहम समझा और आगे बढ़ गया।
मैंने फिर चंद कदमों का फासला तय किया था कि मैं ठिठक कर रुक गया। मुझे अपना खून रगों में मुंजमद होता महसूस हुआ। मेरे सामने एकदम 4 खूनी किस्म के आदमी आ गए थे। उनके हाथों में मोटे मोटे डंडे थे जो वो फिजा में लहरा रहे थे। वो चारों जिस्मानी तौर से मुझसे ज्यादा थे। कौन हो तुम? मैंने सरसराती आवाज में पूछा। ये भी तुम्हें बता देंगे बालक, एक आदमी ने जहरीली मुस्कुराहट से कहा। पहले हम तुम्हारी खातिर तवाज़ु तो कर लें। क्या क्या मतलब? मैं चौंकते हुए बोला। मतलब भी समझाए देते हैं। दूसरा हंसते हुए बोला, जब से तुम इस जंगल की हिफाजत के लिए आए हो हमारे रास्ते महदूद हो गए हैं। हमारा साथी भी पकड़ा गया। अब हम तुम्हारी ऐसी खातिर तवाज़ु करेंगे कि तुम फिर कभी इस जंगल की तरफ रुख नहीं कर सकोगे। बड़ा ठेकेदार बनता है इस जंगल का। तीसरा आदमी मजे का खेज लहजे में बोला। मैं समझ गया था कि वो लोग कौन थे और उनका क्या मकसद था। ताहम मैंने अपने हवास पर काबू पा लिया। वो चारों खबीसाना अंदाज में मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं उनसे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। मैं जब कॉलेज में पढ़ता तो मैंने कॉलेज में ही जोडो कराटे का फन सीख लिया था। फिर भी वो 4 थे और मैं अकेला। मैं उल्टे कदमों पीछे हटने लगा। मेरा मुतवहश होना फितरी बात थी। उन चारों ने मुझे चारों अतराफ से घेर लिया था और वो सब दायरे की शक्ल में घूम रहे थे। मेरी नजरें उन चारों पर ही थी। अचानक उन चारों ने एक साथ मुझ पर वार कर दिया। मैंने नीचे झुकते हुए खुद को उनके वार से बचाया और अगले ही लम्हे उछलते हुए अपनी लात एक आदमी के पेट में मारी तो वो हाय राम की आवाज निकालते हुए पुश्त के बल जा गिरा। उसके बाकी तीनों साथी एकदम मेरी तरफ पलटे और दंदनाते हुए मेरी तरफ बढ़े। मैंने सीधी कलाबाजी खाई और उन तीनों के ऊपर से होता हुआ दूसरी तरफ आ खड़ा हुआ। फिर अगले ही लम्हे मैंने उन तीनों पर हमला कर दिया। मेरे वार से वो तीनों मुंह के बल जा गिरे। एक आदमी के हाथ से डंडा छूटकर दूर जा गिरा था जिसे मैंने लपक कर उठा लिया। फिर इससे पेशतर के मैं पलटता अचानक मेरे सर पर जोरदार डंडा लगा और मुझे अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ। मेरे हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर जा गिरा और मैंने दोनों हाथों से सर थाम लिया। मुझे डंडा मारने वाला उनका पहला साथी था। वो तीनों मेरी इस हालत पर कहकहे लगा रहे थे। मैं एकदम पुश्त के बल गिर गया। उस वक्त मेरे होशो हवास बिल्कुल बहाल थे। अब की बार वो चारों मेरे सर पर आ खड़े हुए थे। मेरे सर के दाएं जानिब जहां डंडा लगा था खून निकल आया था और लकीर की सूरत में मेरे चेहरे पर आ गया था। वो चारों कहकहे लगाते हुए मेरी तरफ देख रहे थे। उस वक्त उनके चेहरे मकरू लग रहे थे। मैं उठने की कोशिश करने लगा। अचानक उसी वक्त मैंने एक अजीब सा मंजर देखा। एक दरख्त की शाख के जरिए लटकते एक सांप ने एक आदमी की पेशानी पर डंक मारा जिससे वो आदमी कोई आवाज पैदा किए बगैर पुश्त के बल गिरा और फिर उठ ना सका। मैं उस सांप को देखकर चौंक उठा था। ये बिल्कुल वही सांप था जो चंद रोज कबल मेरे कमरे में कुर्सी पर कुंडली मारे बैठा था और जिसे मारने के लिए मैंने सारा कमरा छान मारा था। उस आदमी की हालत गैर हो चुकी थी। उसका चेहरा जर्द हो चुका था। उसका जिस्म यूं फड़क रहा था जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है। उसके बाकी तीनों साथी अपने साथी की तरफ बढ़े जो तड़पने के बाद साकित पड़ गया था। वो मर चुका था। मैंने उस सांप की तरफ देखा। वो अभी तक उसी शाख के जरिए लटक रहा था। मैं भी फुर्ती के साथ उठ खड़ा हुआ। वो तीनों आदमी उस सांप की तरफ मुड़े और उसे मारने के लिए डंडा लहराने लगे। सांप भी बहुत फुर्तीला था। उसने जब उन्हें अपनी तरफ आते देखा तो उसने छलांग लगाई और उन पर आन गिरा। वो तीनों अचानक सांप के यूं हमलावर होने पर बौखला गए थे। उन्होंने बचने की बेहद कोशिशें की मगर उनका एक और साथी उस सांप के डंक मारने से ना बच सका। उसका भी हश्र वही हुआ जो उनके पहले साथी का हुआ था। अब तो बाकी बचने वाले 2 आदमियों की हालत दीदनी थी। वो खौफजदा नजरों से उस सांप को देख रहे थे जो उनके दूसरे साथी के सीने पर कुंडली मारे बैठा था। उस सांप को देखकर मैं खुद मुतवहश हो रहा था। अगर वो बर वक्त वहां न आता तो इन चारों खबीसों ने डंडों से मेरा मार मार कर भुरकस निकाल देना था। मैंने उन बाकी 2 आदमियों की तरफ देखा जो एक तरफ दौड़े चले गए थे और दरख्तों के पीछे गायब हो गए। मैंने उस सांप को देखा जो अब मेरी जानिब देख रहा था। सांप के मेरी तरफ देखने से मेरा रुआं रुआं कांप उठा। अब सांप का शिकार मैं होने वाला था। फिर इससे पेशतर के मैं वहां से भाग खड़ा होता मैंने हैरत अंगेज मंजर देखा। मैंने देखा कि वो सांप उस मुर्दा आदमी के सीने से उतरकर मुखालिफ सिमत में बढ़ गया है और एक दरख्त के पीछे जाकर गायब हो गया है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि उस सांप ने मुझे क्यों कुछ नहीं कहा था। हालांकि मैंने तो उसे अपने ऑफिस में मारने की कोशिश की थी। बहरहाल जो कुछ भी था मेरे लिए हैरत अंगेज ही था। मैंने अपने जख्म पर हाथ रखा तो मुझे टीसे उठती महसूस हुई जहां डंडा लगा था। अब बड़ा सा गुमड़ा बन चुका था। अंधेरा मजीद गहरा हो गया था। उन लोगों ने मुझे मारने के लिए बाकायदा मनसूबाबंदी की थी। अगर वो सांप वहां न आ जाता तो उन लोगों ने मुझे नहीं छोड़ना था। हालांकि मेरी जेब में रिवॉल्वर भी मौजूद था मगर मुझे रिवॉल्वर चलाने का मौका ही ना मिल सका। मैं अपने क्वार्टर की तरफ चल पड़ा। मेरे कदमों में तेजी थी। मैं जल्द अज जल्द अपने क्वार्टर पहुंच जाना चाहता था।
ताकि मैं अपने जख्म का बर वक्त इलाज कर सकूं। खून रुककर जम चुका था, मेरा दिमाग अभी तक घूम रहा था। जो जो वक्त गुजरता जा रहा था, तारीकी में मजीद इजाफा होता जा रहा था। जब मैं अपने क्वार्टर पर पहुंचा तो मैं उस वक्त निढाल हो चुका था। मेरे सर से अभी तक टीसें उठ रही थी और मेरा सर भारी हो रहा था। मैंने बाबूराम को आवाज़ दी, बाबूराम। बाबूराम जो मेरे कमरे से बाहर निकल रहा था, मेरी हालत देखकर मेरी तरफ लपका। क्या हुआ साहब? मैंने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। उसने मुझे सहारा दिया। मैं उसके सहारे कमरे में आकर बिस्तर पर बैठ गया। मैं खुद को नहीफ़ो नज़ार महसूस कर रहा था। बाबूराम के चेहरे पर परेशानी के तासुरात छाए हुए थे। मेरे कहने पर उसने अलमारी से रुई और एक पट्टी निकाली और मेरे हवाले कर दी। फिर उसने मुझे पानी भी गर्म करके दे दिया। मैं रुई पानी में भिगोकर अपने सर पर जमा खून साफ करने लगा। जख्म अच्छा खासा गहरा था। फिर मैंने जख्म पर दवाई लगाई और पट्टी बांधी। इस काम में बाबूराम ने भी मेरी मदद की थी। बाबूराम के पूछने पर मैंने उसे मुख्तसर सा बता दिया। साहब, भगवान का शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ। बाबूराम ने अपने भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा। आप अकेले क्यों गए थे साहब? अपने साथ किसी को ले जाते, और वो सांप आपको भी नुकसान पहुंचा सकता था। सुना है इस जंगल में बहुत जहरीले सांप बसते हैं। मैंने अब की बार बाबूराम की बात का कोई जवाब न दिया। मुझे बहुत जोर की भूख लग रही थी, मगर मेरी हालत ऐसी न थी कि मैं खुद खाना बना सकता। बाबूराम एक जहांदीदा इंसान था। वो मेरी इस परेशानी को भांप गया था। उसने कहा, साहब, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कस्तूरी से कह देता हूँ। वो आपको रोज सुबह और शाम को खाना पका दिया करेगी। ये कस्तूरी कौन है? मैंने चौंक कर पूछा। इस बस्ती में अपनी बेटी के साथ ही रहती है। उसका पति शहर में काम करता है, बाबूराम ने बताया। ठीक है, तुम उसे कह दो मैं महाना कुछ 100 रुपये दे दिया करूंगा। ठीक है साहब, मैं अभी कस्तूरी को बुलाता हूँ, बाबूराम ने कहा। तब तक आप आराम कर लें। बाबूराम के जाने के बाद मैं सीधा हुआ और बिस्तर पर लेट गया। दवाई लगाने और पट्टी बांधने से मुझे कुछ सुकून आ गया था। मेरा ख्याल एक बार फिर उस सांप की तरफ चला गया था और मैं सोच रहा था कि अगर वाकई वो सांप वहां ना आता तो उन चारों ने मेरा वो हशर करना था कि मैं अपने क्वार्टर के बजाय किसी शहर के अस्पताल में पड़ा होता। थोड़ी देर के बाद बाबूराम कस्तूरी को लेकर आ गया। कस्तूरी एक उधेड़ उम्र औरत थी। उसका जिस्म फरबा था। उसका चेहरा दाईं तरफ से थोड़ा सा जला हुआ था। उसने अपनी मांग में सिंदूर भर रखा था। उसने मुझे नमस्ते किया। जवाब में मैंने सिर्फ सर हिला दिया। बाबूराम कस्तूरी को काम समझाने लगा। फिर कस्तूरी मेरे लिए खाना पकाने लगी। मैं खामोशी से उसे खाना पकाते हुए देख रहा था। आधे घंटे में उसने मेरे लिए खाना तैयार किया और फिर चली गई। मैं खाना खाने लगा। मेरे जख्मी होने की खबर मेरे मातहतों को भी हो गई थी। उन्होंने मेरे क्वार्टर आकर मेरी खैरियत दरियाफ्त की थी। मैंने उन्हें मोहतात होकर जंगल में पहरा देने की हिदायत की थी। कस्तूरी सुबह 8 बजे ही आ जाती थी। वो इतना खाना बना जाती थी कि मैं दोपहर को भी आसानी से खा लेता था। कस्तूरी बहुत कम बोलती थी। उसने कभी भी मुझसे फजूल किस्म की गुफ्तगू न की थी। वो अपने काम से मतलब रखती थी। मैंने भी कभी उससे फजूल बात न की थी। बल्कि जब वो खाना बनाने के लिए आती थी तो मैं उठकर या तो बाहर चला जाता था या मैं बाहर बैठ जाता था। उसे मेरे यहाँ काम करते हुए 6 दिन हो चुके थे। उसके खाना पकाने से वाकई बहुत सहूलत मिल गई थी। उस दौरान मैंने फिर कभी उस सांप को ना देखा था और ना ही मुझे वो लड़की दिखाई दी थी। इसके बावजूद वो लड़की मेरे हवास पर छाई हुई थी। मुझे 6 दिन हो गए थे। मैं जंगल के राउंड पर ना जा सका था। मैंने अपने मातहतों की ड्यूटी लगा दी थी, जो जंगल का राउंड लगाकर मुझे रिपोर्ट देते रहते थे। इंस्पेक्टर रोशन जसवाल तक भी ये खबर पहुंच चुकी थी कि किसी ने मुझे मारने की कोशिश की है। इंस्पेक्टर रोशन जसवाल मेरे पास आया था और उसने मुझसे उस नामालूम हमलावरों के बारे में पूछा था। मैं उन हमलावरों को ना जानता था, मगर अपना खदशा जरूर जाहिर किया था कि उन हमलावरों का ताल्लुक उस लकड़ी चोर माफिया से होगा। इंस्पेक्टर रोशन जसवाल चला गया था। उस दिन मंगल था। मैं अपने क्वार्टर में मौजूद था। शाम हो गई थी, मगर कस्तूरी खाना पकाने के लिए ना आई थी। हालांकि वो अपने तयशुदा वक्त पर ही खाना पकाने आ जाती थी। मैं कस्तूरी का घर भी ना जानता था, वरना मैं खुद चला जाता। बाबूराम भी किसी काम के सिलसिले में शहर गया हुआ था और उसने कल ही वापस आना था। मैं इसी बारे में सोच रहा था कि मैं एक आवाज़ सुनकर चौंका। नमस्ते साहब जी। मैंने सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजे पर एक खूबसूरत लड़की मौजूद थी। उसने हल्की आसमानी रंग के कपड़े पहने हुए थे, बाल बांधकर पीछे डाले हुए थे। माथे पर एक गोल सा टीका भी लगा रखा था। उसने एक हाथ से दुपट्टे का पल्लू पकड़ा हुआ था। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। कौन हो तुम और क्या काम है तुम्हें? बाबूजी, मेरा नाम नीलम है और मैं कस्तूरी की बेटी हूँ। उस लड़की ने अपने बारे में बताया। ओह अच्छा, तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ आज खाना पकाने नहीं आएगी। वो क्यों? मैं ठिठका।
माँ आज बहुत बीमार है, उसने बताया। उसने मुझे खाना पकाने के लिए भेजा है। मैंने इस बात में सर हिला दिया। नीलम मेरे लिए खाना बनाने लगी। मुझे उस वक्त सख्त उलझन हो रही थी, इसलिए कि इस क्वार्टर में मैं और नीलम के अलावा कोई और मौजूद ना था। मैं नहीं चाहता था कि कोई हमें देख ले और गलत बातें बनाने लगे। मेरी जिंदगी में ऐसा पहला मौका आया था कि मैं किसी अनजान लड़की के साथ एक कमरे में मौजूद था। मैंने एक बात खास तौर पर महसूस की थी कि नीलम मुख्तलिफ औकात में मेरी तरफ कनखियों से ज़रूर देख लेती थी। यही बात मेरे लिए उलझन का बाइस बनी हुई थी। जब उसने खाना बना लिया तो वो जाते हुए कह गई, बाबूजी, सुबह भी मैं नाश्ता बनाने आऊंगी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और इसे क्या जवाब दूं। नीलम मुस्कुराती हुई चली गई, जबकि मैंने उसके ख्याल को झटका और खाना खाने लगा। मुझे इससे कोई गर्ज न थी, मुझे सिर्फ खाना पकवाने से सरोकार था। नीलम के हाथ में बहुत लज्जत थी। वो अपनी माँ की निस्बत बहुत अच्छा खाना पकाती थी। सुबह वो पूरे 8 बजे आ गई थी। उसने मुझे मुस्कुराते हुए नमस्ते किया था, फिर मुझसे मुखातिब हो गई, बाबूजी, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूं, मैंने जवाब दिया। नीलम मुझे पढ़ी लिखी लगती थी, ताहम मैंने कहा, नीलम, तुम कितना पढ़ी हुई हो? मिडिल किया है बाबूजी, नीलम उदास लहजे में बोली। मैं तो पढ़ना चाहती थी, मगर पिताजी नहीं पढ़ने देते। कहते हैं कि तुमने पढ़ लिख कर क्या करना है, शादी के बाद पति के घर बर्तन कपड़े ही तो धोगी। तुम्हारे पिताजी के ख्यालात बहुत गलत हैं। मैंने कहा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? शहर में मेहनत मजदूरी करते हैं। नीलम अंडा बर्तन में फेंटते हुए बोली। फिर हमारे दरमियान खामोशी छा गई। वो अब अंडे का ऑमलेट बना रही थी। मैं नीलम को देखे जा रहा था। नीलम ने अचानक मेरी तरफ देखा और मुझे अपनी तरफ देखता पाकर उसके चेहरे पर सुर्खी छा गई और उसने सर झुका लिया। बाबूजी, एक बात कहूं? अचानक उसने गहरा सकूत तोड़ा। हाँ हाँ बोलो, मैं चौंक उठा। आप बहुत खूबसूरत हैं, उसने शर्माते हुए कहा। आपसे जो लड़की भी शादी करेगी वो बहुत खुशनसीब होगी। नीलम की इस बात का मेरे पास कोई जवाब न था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे नीलम भी मुझे पसंद करने लगी थी। अभी तक मेरी जिंदगी में कोई लड़की ना आई थी जिसे मैं दिलो जान से चाहता। मैंने नीलम की आंखों में अपने लिए पसंदीदगी के तासुरात देखे थे। नाश्ता बनाने के बाद नीलम चली गई तो मैं काफ़ी देर तक उसकी बातों पर गौर करता रहा। मेरे सर का जख्म अभी काफ़ी हद तक मुंतमिल हो चुका था और आज से फिर मैं जंगल के राउंड पर निकल रहा था। अब की बार मेरे साथ मातहत भी होंगे ताकि किसी भी खतरे से बर वक्त निपटा जा सके। उसी शाम बाबूराम भी शहर से आ गया था और मेरे लिए कुछ ज़रूरी सामान भी लाया था। दिन और रातें अपने मामूल से गुजर रही थी। 1 हफ्ते से भी ऊपर हो गया था। नीलम की माँ की बीमारी ख़त्म न हुई थी। नीलम अपनी माँ की निस्बत बहुत बातूनी थी। मैं भी उसकी बातों का बुरा नहीं मानता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं उसके हाथ के पके हुए खानों से महरूम हो जाऊं। अब तो मुझे भी ऐसा लगता था कि जैसे मुझे शाम को और सुबह उसके आने का शिद्दत से इंतज़ार रहता था। मैं रोज़ सुबह उसके आने से पहले ही बेदार हो जाता था और उसका बहुत बेचैनी से इंतज़ार करता था। मैं नहीं जानता था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था। मैंने ये भी महसूस किया था कि बातों बातों में नीलम मुझसे कुछ कहना चाहती थी, मगर फिर कहते कहते रुक जाती थी। शायद अल्फाज उसकी ज़बान पर आकर रुक जाते थे। इतना तो मैं समझ गया था कि नीलम मुझसे मोहब्बत करने लग गई थी। नीलम के आने से मैं उस खूबसूरत और पुरस्रार लड़की को भी तकरीबन भूल चुका था, जो मेरी जिंदगी में किसी हवा के झोंके की तरह आई थी और गायब हो गई थी, जिसे मैंने कहां कहां तलाश नहीं किया था। एक दिन नीलम शाम को खाना पकाने आई तो बहुत संजीदा लग रही थी। मैं उसे संजीदा देखकर हैरान रह गया। उसने मुझे सिर्फ नमस्ते किया था और अपने काम में जुट गई थी। हमारे दरमियान काफी देर तक गहरा सकूत तारी रहा। ताहम मैंने आगाज करते हुए कहा, नीलम। नीलम। नीलम खामोशी से काम करती रही। उसने मेरी बात का कोई जवाब न दिया। अब तो मुझे भी परेशानी होने लगी। नीलम, क्या बात है? तुम संजीदा क्यों हो? खैरियत तो है? बाबूजी, आप मुझसे बात ना किया करें। नीलम ने जबान खोली। वो क्यों? क्या किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? मैं ठिठका। बाबूजी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं था कि आपकी शादी होने वाली है? मेरी शादी होने वाली है? मैंने नीलम के कहे हुए अल्फाज दोहराए। तुमसे ये किसने कहा है कि मेरी शादी होने वाली है? उस लड़की ने। किस लड़की ने? मैं झुंझला गया। क्या नाम है उसका? नाम तो उसने मुझे नहीं बताया, नीलम संजीदा लहजे में बोली। अच्छा, उसकी शक्ल कैसी थी? मैं तजस्सुस भरे लहजे में बोला। मेरे दिमाग में एकदम वही पुरस्रार लड़की का चेहरा आ गया था। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी बाबूजी, नीलम ने बताया। लंबा कद था, गोरा गोरा रंग था। मैंने उसे बस्ती में पहली बार देखा। वो दोपहर को मेरे घर ही आई थी। उसने कहा था कि वो आपसे बहुत प्यार करती है और बहुत जल्द आपकी उससे शादी होने वाली है। उसने मुझे कहा कि मैं आपके पास काम करना छोड़ दूं, वरना वो मुझे बर्बाद कर देगी। नीलम चंद लम्हे खामोश हुई,
फिर अपनी बात जारी रखते हुए बोली, बाबूजी, कल से मैं नहीं आऊंगी, माँ आया करेगी। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। कहानी का बाकी और आखिरी हिस्सा अगले एपिसोड में मुलाहिजा कीजिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।